हेलो एंड वेलकम टू पैथोप्लैब क्लासेस। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है हीमेटोलॉजी। लेकिन हीमेटोलॉजी को जानने से पहले आपको पैथोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी का डेफिनेशन है पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ medical science that is focused on study and diagnosis of diseases. It also includes study of changes of structure and function of our body. Pathology is a branch of medical science that is focused on study and diagnosis of disease. It also includes study of change of structure and function of our body. यानी कि पैथोलॉजी एक मेडिकल साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में बीमारी के दौरान होने वाले स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस को पढ़ा जाता है और उसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसके साथ ही आप कुछ नाम नोट कर लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, फादर ऑफ सेल्युलर पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ म्यूजियम पैथोलॉजी। तो जो फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी है वो हैं पॉल POUL एरलिख EHRLICH, पॉल एरलिख। फादर ऑफ सेल्युलर पैथोलॉजी हैं रुडोल्फ RUDOLF विर्चोव VIRCHOW। एंड द फादर ऑफ म्यूजियम पैथोलॉजी इज जॉन JOHN हंटर HUNTER। आप नोट कर लीजिए। Okay, so our main topic is hematology. हेमेटोलॉजी, जो हेमेटोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज हीम विच मीन्स ब्लड और रिलेटेड टू ब्लड। हीम शब्द का मतलब होता है ब्लड या फिर ब्लड से संबंधित। एंड द सेकेंड वर्ड इज लोगोस विच मीन्स स्टडी। तो पैथोलॉजी का हीमेटोलॉजी का डेफिनेशन है
hematology is a branch of medicine which includes study of blood forming organs, etiology, blood diseases, diagnosis and treatment. Hematology is a branch of medicine which includes study of blood forming organs, यानी कि ब्लड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स जैसे कि बोन मैरो, एटियोलॉजी यानी कि कारक, जिस कारण से वह बीमारी शरीर में हुआ है वह कारक, ब्लड डिजीज यानी खून संबंधी बीमारियां, डायग्नोसिस उस बीमारी का पता लगाना और ट्रीटमेंट यानी कि उसका इलाज करना। यानी कि हीमेटोलॉजी का डेफिनेशन है, जब हम हीमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ब्लड कैसे फॉर्म होता है, किस किस ऑर्गन से फॉर्म होता है, उसका किसी डिजीज़ का एटियोलॉजी क्या है, वह डिजीज़ कौन सा है और उसका इलाज कैसे करना है, इन चीज़ों की पढ़ाई को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। तो अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ब्लड या फिर खून या रुधिर हिंदी में। ब्लड का डेफिनेशन है, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड connective tissue which circulates in a closed system of vessels ओके। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड। यह एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट होता है एक क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम में, यानी कि एक बंद परिसंचरण तंत्र में ये बहता रहता है शरीर के अंदर लगातार। ओके। ब्लड में ब्लड में 3 प्रकार के सेल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, या फिर इन्हीं को सेल्स को ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो ये क्या होते हैं? तो द फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट या फिर इसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। ओके। सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल। एंड द थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट या फिर इसे ही कहते हैं प्लेटलेट्स। ओके। अब ये जो तीनों सेल हैं, अब सपोज आप
मान लीजिए ये एक वेन है, एक नस है। अब इसमें ये तीनों सेल्स हैं वो हैं। अब सेल जो होते हैं वो सॉलिड पार्ट होते हैं, ना कि लिक्विड। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए इनके पास कोई मीडियम नहीं है, ये जाएंगे कैसे, है ना। तो इनके लिए एक मीडियम होता है, एक लिक्विड मीडियम होता है, जो कि ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इन मीडियम को कहा जाता है प्लाज्मा। ये मीडियम होते हैं प्लाज्मा। सो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा is a yellow colored fluid in which cells are suspended। यानी कि प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें सेल जो है वो तैरते रहते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है वो सेल्स और प्लाज्मा का मिक्सचर होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस। ऑफ ब्लड। तो अभी मैंने जो आपको सेल्स बताया, उन सारे सेल्स के अपने अपने स्पेसिफिक रोल हैं, तो उन सबको मैं एक करके आपको बताता जाऊंगा। जो सबसे पहला और बहुत मेजर रोल है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, तो यह ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से जाएगा हार्ट में, और हार्ट से जाएगा पूरे शरीर में। ओके, हमने सांस लिया, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया। अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जाते हुए हमारे पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। एंड एट द सेम टाइम हमारे हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में आता है, और इसे हम सांस छोड़ने के द्वारा बाहर साइड पे इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The second role is it works as a defense आर्मी। जो हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए एक डिफेंस आर्मी की तरह काम करते हैं। यानी हमारे बॉडी में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एंटीबॉडी एंटर करता है तो उसे मारने का काम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। थर्ड वन इज it stops bleeding by clotting blood। यानी कि जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने का काम हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट करते हैं। यानी कि ये अगर वेन है, एक हमारा नस है, और यहाँ पे छोटा सा कट हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर आने लगेगा। ओके, तो इस ब्लड को रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं वो यहाँ पर आके इकट्ठे होने लगते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पे आएंगे और इकट्ठे होने लगेंगे, और यहाँ पे एक पूल जैसा बनाएंगे, और
ये जो कट है, जो ओपन हो चुका है आउटसाइड इन्वायरमेंट के लिए, जो ओपन हो चुका है उसे ब्लॉक कर देते हैं और साथ ही साथ ये WBC को भी यहाँ पे लाके इकट्ठे कर देते हैं और एक दूसरे चिपकने लगते हैं। ये सब ऐसा चिपक के यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बना देते हैं चिपक चिपक कर। तो इससे होता ये है कि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है और चूंकि WBC भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसी कारण अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बाहर से कोई एंटीजन यहाँ पे अगर एंटर कर रहा है तो उसे मार देने का काम WBC करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ ब्लड। द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं हमारे खाने के बाद, पाचन हो जाने के बाद, उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे थ्रू आउट द बॉडी, पूरे सेल्स में ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स के जाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता है, हमारे बॉडी में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना है जिसके सहारे से हार्मोन ट्रैवल कर सके। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट्स, है ना। जो हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में जो भी डाइजेशन के बाद या फिर प्रोसेस के बाद जो भी हमारे एक्सक्रीटास बच जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। तो इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल को हमारा ब्लड जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी एटसेट्रा, इन ऑर्गन्स में लाके छोड़ देता है और इन ऑर्गन्स के द्वारा इन वेस्ट मटेरियल्स को साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज इट रेगुलेट्स pH लेवल, वाटर लेवल एंड टेम्परेचर। आप इन तीनों पॉइंट को चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ ही लिख दिया है। यानी कि जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी में pH लेवल को भी मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसे बाहर निकालने का काम भी वाटर ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे ब्लड के टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ब्लड रेगुलेट करते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्लड के फंक्शंस। ओके, तो मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्पोजिशंस ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि हम ब्लड को बाई कैटेगरी डिवाइड करते जाएंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं। ओके, सो आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, एक पूरे पेज ले लीजिए फ्लो चार्ट के लिए। तो ब्लड सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड सेल्स एंड द सेकेंड पार्ट इज प्लाज्मा। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लगभग 45% भाग होता है ब्लड का, और जो प्लाज्मा है वो लगभग 55% भाग होता है ब्लड का। ओके, तो ये ब्लड सेल्स है वो अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है वो है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, सेकेंड है ल्यूकोसाइट
ल्यूकोसाइट्स या फिर WBC वाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट विच मीन्स प्लेटलेट। ओके। और जो प्लाज्मा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज वाटर, पानी, और दूसरा है डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, सब लिख दिया है मैंने, यानी कि घुली हुई चीज़ें। तो प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो लगभग 90 से 92% हिस्सा लेता है प्लाज्मा का, और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो लगभग 8 से 10%, यानी कि जो 90 से 92% भाग केवल वाटर होता है। ओके। अब हमारे सेल्स में जो WBC है वो अगेन दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जो पहला है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट है वो फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इओसिनोफिल, और जो तीसरा है वो है बेसोफिल। ओके। और जो एग्रेन्युलोसाइट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। ये फ्लो चार्ट अभी आगे और बनेगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं मिटा देता हूँ। अब आप इसी के आगे से कंटिन्यू कर लेना, मैं यहाँ जगह नहीं इसलिए मिटा के फिर से बना रहा हूँ ऊपर से। तो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो जो एग्रेनुलोसाइट्स है वो 2 हिस्से में डिवाइड हुआ था, कौन कौन सा? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट एंड द सेकेंड वन इज बी लिम्फोसाइट। और जो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे, वाटर है वो वहीं पे एंड हो जाता है। जो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ओके। जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसे हम 2 हिस्से में समझेंगे। ये होते हैं एलिमेंट्स, चार्ज्ड आयंस। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस यानी कि कैट आयंस। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कौन कौन से होते हैं ये? कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस, कैटियम पोटेशियम, इसमें प्लस का आयन होता है, एटसेट्रा। ओके। एंड एन आयंस। ये पढ़ना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट आप जनरल नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं। एन आयंस, इनमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इनमें कौन कौन से होंगे? आयोडीन -4,
HCO3 कार्बोनेट्स माइनस आयन, सल्फेट -2 आयन, एटसेट्रा। ओके, अब जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं इसे हम 5 भाग में पढ़ेंगे। 5। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोटीन, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन शामिल होंगे? मेनली ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसमें से जो ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, वो जब मैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उस समय चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड वन इज हार्मोन्स। जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड के प्लाज्मा पार्ट का ही एक हिस्सा होता है। तीसरा है लिपिड्स। लिपिड्स कौन कौन से होंगे? ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एटसेट्रा। फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मेनली जो है वो ग्लूकोज होता है। एंड द फिफ्थ वन इज वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें है गैसेस भी शामिल होते हैं जैसे कि CO2 एंड यूरिया एटसेट्रा। ये बस आप जनरल नॉलेज के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना लंबा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड है वो एंड होता है। इसके साथ मैं आपको जो WBC वाइट ब्लड सेल के जो टाइप्स हैं उनके परसेंटेज बता देता हूँ, आप वहीं पे साइड में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होता है वो पूरे WBC का लगभग 40 से 70% भाग होता है। दूसरा है इओसिनोफिल। यह लगभग 1 से 4% भाग होता है। तीसरा है बेसोफिल। यह लगभग 0 से 1%, मात्र 1% हिस्सा होता है WBC का। चौथा है मोनोसाइट। यह लगभग 2 से 8% भाग होता है। और पांचवा है लिम्फोसाइट। यह लगभग 20 से 40% भाग बनाता है WBC का। ओके, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल, लार्जेस्ट नंबर होता है न्यूट्रोफिल्स का। एंड द रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर होता है बेसोफिल का। ओके, अब मैंने आपको याद होगा 2 पार्ट्स बताया था WBCs का, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इनका मतलब क्या होता है? तो ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है जिस भी सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स हो यानी कि दाने हो। जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ पे होगा उसका केंद्रक। इनके आकार अलग अलग होते हैं, आकार कलर अलग अलग होते हैं, वो जब मैं डिटेल में बताऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा उन सारी चीज़ों को। अभी बस समझने के लिए ये समझ लीजिए, है ना। तो जो भी ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं 3 आते हैं,
1 2 3 3 आते हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा कि इनके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे, दाने दाने होंगे। ये होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट मीन्स इसके जो सेल के अंदर है केंद्रक तो होगा, लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स, जैसे इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्रैन्यूल्स एब्सेंट एंड इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। इसलिए ये है 2। एक ग्रैन्युलोसाइट में 2 आते हैं और ग्रैन्युलोसाइट में 3 आते हैं। आप ये नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक और सब्जेक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।